जनाब वाला उसमें लिखा हुआ था 70 years ago, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सिब्बी में एक तकरीर का हवाला है जिसमें वो आए और उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कौंसिल की तश्कील की है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कोई आज किसी में सिब्बी में कोई ये बात कर रहा है कि बलूचिस्तान की गुर्बत, बलूचिस्तान की पसमानदगी, बलूचिस्तान में खराब हुक्मरानी, बलूचिस्तान के जो है मसाइल, बलूचिस्तान के लोगों को कौमी इदारे में शामिल करना, इन तमाम चीज़ों के हवाले से दिया गया था। और आज के अखबार में कि लिहाजा बलूचिस्तान के हवाले से एक कौंसिल की तश्कील की जाएगी जो बलूचिस्तान को जो है मामलात को वो आगे बढ़ाए और वो पाकिस्तान के दीगर शहरियों के बराबर है। या आप अंदाजा करें 70 साल पहले की बात है। आज हर असम्बली में जब हम बैठते हैं, मेरे जो संजीदा दोस्त अभी बात कर रहे हैं बिजली का, बिजली, पानी, ये सारे इन मामलात से मुतल्लिक हैं। बिजली है, पानी है, गैस है, रोजगार है, सड़कें हैं, इंसानी वसाइल की तरक्की है, इंसानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, सब मुंसलिक हैं जनाब वाला एक पुरअमन माशरे के साथ। और आज जो बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, जो बलूचिस्तान के दगरगू सूरत-ए-हाल है, जहां पर तमाम इदारे, मैं तो ये कहता हूं कि हुक्मरानी से लेकर हमारे इंतजामी, सियासी, अदालती, माशरती, माशी तमाम पहलुओं में बलूचिस्तान दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है। और इस दगरगून सूरत-ए-हाल में आपको तशद्दुद, आपको लाशें, आपको खून, आपकी माहों को चीख पुकार, एहतजाज, हड़ताल, लापता अफराद, हर चीज आपको नजर आएगी। जब माशरे में ईजानी कैफियत होती है तो आपको जनाबे वाला खुशी और खुशबख्ती नजर नहीं आती। तो इस सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए दुनिया के अंदर जनाबे वाला मुसल्लमा कवानीन है जिनके तहत ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को सपोर्ट किया गया है। ये मेरे पास एक लिस्ट है। ये नहीं है कि दुनिया के कोई गरीब मुल्कों में सिर्फ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होता है। अमेरिका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, ऑस्ट्रिया से लेकर, कांगो से लेकर, नमीबिया से लेकर, नाइजीरिया से लेकर, अल्जीरिया से लेकर, सियरा से लेकर, ताहद्दे के आप इंडोनेशिया के आचे से लेकर, कंबोडिया से लेकर, आप कोलंबिया से लेकर, अर्जेंटाइन से लेकर, दुनिया के किसी भी मुल्क का नाम लें, आपको जनाबे वाला यही मिलेगा कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने रिकंसिलिएशन का प्रोसेस अपनाया है। रिकंसिलिएशन क्या है? रिकंसिलिएशन यह है कि जो मसला आप बंदूक के जरिए से हल करना चाहते हैं वही मसला आप बातचीत के जरिए से हल करना करेंगे। और वो पॉलिटिकल लीडरशिप को आपको सबको जो है, तो ये जनाबे वाला हम ये समझते हैं कि ये बात बलूचिस्तान के हवाले से आपको याद होगा पाकिस्तान में 2007 में एक नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस जारी हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि क्योंकि वो बड़ा सेलेक्टिव सा रिकंसिलिएशन प्रोसेस था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, जिसमें सिर्फ MQM के 25,000 के करीब जो सियासी कैदी थे या दूसरे कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। और पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी अशराफिया है जिसने लूटमार की थी, जो कारखानेदार थे, सरमायादार थे, उनके पैसे माफ करते उसको रिकंसिलिएशन का नाम दिया गया। बलूचिस्तान में दौलत का नहीं है, बलूचिस्तान में माफी पैसों का और बैंकों का नहीं है, बलूचिस्तान में क्रिमिनलाइजेशन नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इस सियासी चैलेंज को, इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको NRO नहीं, आपको ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के तर्ज पर जो है मामलात को आगे बढ़ाना है। करेंगे आप 4 महीने से इधर ही थे, 1 मिनट रुक जाए, कंक्लूड कर लें। जनाब वाला आपको याद होगा 11 जुलाई 2021 को बिजली ना करारदाद पास कर फिर बाद तो कप्पा वो यार बलूचिस्तान संजीदा। अभी आप लोगों ने इस करारदाद पर बात भी करनी है। 11 जुलाई 2021 को इमरान खान की साबिका हुकूमत ने एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस का अमल मुसलत का शुरू किया। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह को उन्होंने अपना स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर किया, लेकिन वो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जब अब 4-5 साल से इन असम्बलियों में बैठे हैं तो हम ये समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को आगे आना चाहिए। मेरी जिस तरह बहन ने बात की, पार्लिमानी कमीशन नहीं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मुसल्लमा उसूल, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के तहत। मैं आपको नेल्सन मंडेला का एक कोट पढ़ के सुनाऊंगा तो आप अंदाजा लगा रहे कि रिकंसिलिएशन का प्रोसेस होता क्या है। इन द एंड रिकंसिलिएशन, नेल्सन मंडेला जब जेल से रिहा हुआ, इतनी जद्दोजहद के बाद जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन साउथ अफ्रीका में हुआ, तो उसने कहा कि रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है क्या? क्या ये किसी सेक्रेटरी के साथ, किसी सेक्रेटरिएट में, किसी छोटे से 4-5 पार्लिमानी मेंबरान के साथ बैठ के हुआ जाता है? नहीं। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अगर कोई बलूचिस्तान के साथ संजीदगी से बलूचिस्तान की रिकंसिलिएशन को प्रोसेस को शुरू करना चाहता है तो सिर्फ इन लफ्जों को समझना चाहिए। इन द एंड रिकंसिलिएशन इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, एक रूहानी अमल है।
which requires a more than a legal framework. یہ ایک قانونی فریم ورک سے، دائرہ کار سے ہٹ کر ہے. It has to open in the hearts and minds of the people. مسلط کا عمل ایک روحانی عمل ہے جو صرف قانونی طریقہ سے بڑھ کر در حقیقت دلوں کی کشادگی، روحوں کی کشادگی، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا نام ہے. اور اگر کسی نے بلوچستان کے ان ماؤں بہنوں کی چیخ پکار، بلوچستان کی تکلیف مشکلات کو ختم کرنا ہے، تو بلوچستان کے اندر اگر ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کرنا ہے، جو سکسیسفل ماڈل ہیں 2008 میں ہم نے اس پہ لکھا تھا، ہم نے اس پہ بات کرتے رہے ہیں. اس وقت بھی جب ہم بھی نیشنل اسمبلی میں، یہ ایک بلوچستان کا کور ایشو ہے، یہ باقی سارے سے ریلیٹڈ ہے. غربت ہے، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، جس طرح میرے دوست میرے ارد گرد بیٹھ کر بول رہے ہیں. یہ سارا اس کے آؤٹ کمز ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہے. ایک ایجانی معاشرے میں، ایک جنگ زدہ معاشرے میں، ایک متنازع معاشرے میں آپ کو 24 گھنٹے بجلی نہیں مل سکتی. ایک جنگ زدہ معاشرے میں اچھا انتظامی نظام قائم نہیں ہو سکتا. ایک جنگ زدہ معاشرے میں آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں جناب والا، میرے اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر ان حالات میں جہاں پاکستان اس وقت $181 بلین، 47,000 ارب صرف اس کے بیرونی قرضے ہیں، باقی اس کے 50,000 60,000 ارب کے قرضے، ٹریلینز آف بلینز آف ڈالرز کے مقروض ملک، پسماندگی انتہا کو گئی ہے. رات کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، گھی غریبوں کے پہنچ سے دور ہے، تیل غریبوں کے پہنچ سے دور ہے، آٹا غریبوں کے پہنچ سے دور ہے. ایک صرف گولی اور بندوق ہمارے لوگوں کے پاس رہ گئی ہے، چاہے حکومت کے پاس ہے یا دوسروں کے پاس ہے. تو جناب والا ایک ایسے معاشرے میں حکمرانوں کو چاہیے کہ سنجیدگی سے بلوچستان کے معاملے کو سمجھیں، اور بجائے ایک کمزور ریکنسیلیشن کمیشن جس طرح جولائی 2021 میں ہوا، نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد، قابل اعتبار لوگوں پر مشتمل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائی جائے، جس میں پاور شیئرنگ کا ایشو ہے، جس میں گورننس کا شروع ایشو ہے، جس میں اکنامک ایشوز ہیں، جس میں ریسورسز کا ایشو ہے، جس میں ایکوالٹی کا ایشو ہے، جس میں بجلی برابری کی بنیاد پر دینے کا ایشو ہے. یہ ساری چیزیں اس ریکنسیلیشن، تب جا کے ایکوالٹی. اور میں کیا صلح حدیبیہ سے لے کر میرے پاس وہ مثالیں پڑھی ہیں، میں رات کو پڑھ رہا تھا، تو I was writing a paper for some international newspaper. Conclude کرنے جناب والا، لہذا میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس اسمبلی سے بلوچستان کے لوگوں کی اور بھی توقعات ہیں. ان توقعات کو اور اسلام آباد کو اور ان کے تمام متعلقہ اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک سنجیدہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کے پروسیس کو اسٹارٹ کریں، اور تمام جماعتیں اور تمام لوگ اس عمل کو کی حمایت کریں، تاکہ کم از کم بلوچستان پرامن طریقے اس کے مسائل حل ہو سکے. شکریہ جناب. شکریہ. اگر